निम्न प्रणाम शाह। राम राम। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है शब्दवाणी क्लासेस पर। अगर इसी चीज को मारवाड़ी में बोले तो इस प्रकार होगा कि शब्दवाणी क्लासेस रे माते थार हगड़ांगो हूँ घणो घणो स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। क्योंकि दो प्रकार की लैंग्वेज होती है। एक अपन वह लैंग्वेज जो अपन दबाव में आकर बोलते हैं कि यार बोलनी पड़ेगी बोलनी पड़ेगी, और एक दूसरी भाषा होती है आमने आप की मन की भाषा। आमना आप का शब्द, आमने आड़े पाड़े जो को परिवेश है भी परिवेश का शब्द। तो अगर आप आमने आप की भाषा में बोला तो भी थोड़ा सहज महसूस करा कि आराम वहां पर हो। जैसे कि आप कोई आमने नेड़ो फेड़ो कोई क्षेत्र है, आमने आड़े पाड़े कोई बाजार है, तो भी बाजार में जा तो अपन लगा यार पहला आउड ठीक है, हर चीज की जानकारी है। कोई नुए एंद शहर में जतरा जी शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भी थोड़ो लगे यार ई गली में जतरी तो पुटो कितु आओ, इतर प्रकार का मन में सवाल आवे। भी हागे डड़ई आ चीज ही भाषा हाथ है। आमनी भाषा मारवाड़ी है। अगर चीज आप मारवाड़ी में बोला तो थोड़ा बहुत शब्द ऊंद हुए तो बिन फोर पुटो सही कर सका। लेकिन दूजी कोई भाषा हम आप इंग्लिश शुरू करदा तो इंग्लिश आप पुटी कब्जे में को आवे। तो ये भाषा ऐसी चीज है। कई बार हो सकता है कि कोई शब्द मिस्टेक हो जाए, कोई शब्द गलती से निकल जाए, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश बहुत कम रहती है कि कोई शब्द गलत निकल जाए। क्योंकि आमनी लोकल भाषा मारवाड़ी या फिर मारवाड़ी या हिंदी दो ही चलेगी सिर्फ। मारवाड़ी इतनी भी नहीं कि बाकी वालों को समझ में ना आए, बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। तो अपन अब टॉपिक पर आते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन ने जो एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की किताब थी हमारे अतीत, उसको शुरू किया था। उसमें जो पहला चैप्टर था कैसे कब और कहां, उसके बारे में अध्ययन किया था कि इतिहास क्या है, इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इतिहास के क्या स्रोत है, अपन को इतिहास कहां से मिलता है, इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है, औपनिवेशीकरण क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में भी पढ़ा। अब आज अपना जो दूसरा पार्ट है हमारे अतीत का, वो है व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य तक। हाँ, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब अपने यही चीज पढ़ी थी कि जो अंग्रेज लोग गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भारत क्यों आई थी। अब सर हो सर ईस्ट इंडिया कंपनी के अरे भारत क्यों आई, कद आई, ये सभी जानकारी इसमें मिलेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एक कंपनी थी, लोगों का समूह, जो इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई। तो फिर उसने जब शुरुआत में लोग आए थे तो सब लगभग ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोग रहे होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 100 मान लो। इतने लोग जब जहाज के द्वारा प्रथम बार भारत आते हैं, उसमें भारत की जनसंख्या भी कम नहीं थी, बहुत थी। लेकिन फिर प्रारंभ में वो 100-200 लोग आने वाले एक ऐसा समय आता है जब पूरे भारत पर अधिकार कर लेते हैं। आखिरकार क्यों एक कंपनी जो व्यापार करने के लिए आती है, वो व्यापार के साथ साथ में पूरे क्षेत्र पर कब्जा भी कर लेती है, और यह संभव किस प्रकार हुआ? क्या भारत में ऐसा कोई नेतृत्व या ऐसा कोई सत्ता, ऐसी कोई सत्ता थी ही नहीं जो इनको रोक सके? कंपनी ने शुरुआत कहां से की? सर्वप्रथम किस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया? धीरे धीरे अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया? प्रथम बार आई थी तो कौन सा व्यापार करने के लिए आई थी, क्या हुआ था व्यापार में? वो सब चीजें अपन इस दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और यह जानकारी आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलने वाली।
अगर एक भी इकलौता बच्चा अगर मुझे कोई ऐसी किताब की फोटो भेज दे जिसमें ये सारी जानकारी इसी तरीके से या इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से इस अच्छे तरीके से दे रखी है, तो मैं उसको इनाम दूंगा, सम्मानित करूंगा। क्योंकि ऐसी कोई किताब है ही नहीं जो एनसीईआरटी के बराबर हो, जो एनसीईआरटी के समकक्ष हो। इसमें हर चीज को आसान तरीकों से और चित्रों के द्वारा समझाया गया है। तो अपना जो पाठ है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है कैसे। तो देखो कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुगल बादशाह थे तो भारत में, तो उनमें जो औरंगजेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इनके बाद में बादशाह हुए, लेकिन शायद वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो आखिरी जो शक्तिशाली बादशाह थे वो अपने थे औरंगजेब। एकदम टावर पढ़ाओ जो तान पढ़ाओ। कौन थे मुगल बादशाहों में आखिरी जो बादशाह, और भी वे थे लेकिन शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब का भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, पूरे भारत पर लगभग बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा था। लेकिन 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। ठीक है साहब, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ओके, मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपने क्षेत्रीय रियासतें काम कर ली, जैसे विभिन्न भागों के ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। अब औरंगजेब था, ये पूरे भारत पर शासन चलाता था, कहां से, दिल्ली से। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद में जो राजा बने, उन राजाओं में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरे जो औरंगजेब का इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य था उस पर कब्जा करे या उस पर अधिकार जमाए, उसको लेकर चल सके। तो हुआ क्या, अब जैसे कि माना कि ये भारत का नक्शा है, यहां पर दिल्ली से औरंगजेब भारत पर शासन चला रहा था, बहुत बड़े क्षेत्र पर, मान सकते हैं इस पूरे क्षेत्र पर औरंगजेब का शासन था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बाद में जो राजा बने उनमें ताकत नहीं थी। यहां पर छोटे मोटे अलग अलग प्रकार के राज्य थे, ये सभी औरंगजेब के अधीन थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इन्होंने कहा यार अब तो राजा ही कौन, फफूंद नाम का छोटा छोटा राजा है, आगे अधी तो कौन स्वीकार करे। तो इन्होंने अपने आप अपनी शक्तियां चलानी शुरू कर दी, ये स्वतंत्र हो गए। इन्होंने कहा हम किसी के अधीन नहीं है। जो दिल्ली की सत्ता थी, ये दिल्ली को सत्ता को मानने से इनकार करने लगे कि साहब हम स्वतंत्र है। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका कतई ये मूड नहीं था कि वो भारत के इलाकों पर कब्जा करे, भारत पर कब्जा करे, भारत को अपने अधिकार में ले। बिल्कुल 0% साहब मूड वही कौन, जो कागज ले रहे हो कि फलानो फलानो मार तो व्यापार करना है भी, कागज में ऊ लिखड़ कोई नहीं कि भाई मान भारत में तो कब्जो करना है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो सब ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसा कौन सा काम हुआ कि वो इतने बड़े विशाल साम्राज्य के एक दिन स्वामी बन गए, पूरे भारत के लोगों पर अधिकार करने लगे। इस अध्याय में अपन यही देखेंगे कि आखिरकार ये कैसे हुआ। यहां पर अपन देख सकते हैं एक चित्र है कि कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुगल बादशाह धीरे धीरे बनते रहेगी, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, प्रतीक के रूप में सिर्फ, बाकी मागन गाड़ आड़ की को नहीं। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ,
अपन को 1857 की क्रांति के बारे में पता है, जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो 1857 में भारत में भारी सैनिक विद्रोह हुआ, जनता ने भी विद्रोह किया। तो उसमें जो विद्रोही थे उन्होंने कहा कि मुगल जो बादशाह है बहादुर शाह जफर, वो हमारे नेता है। तो जब उन्होंने अपना नेता बहादुर शाह जफर को मान लिया तो कंपनी ने कहा यार ये सारी जड़ तो जफर की है, अगर जफर के भी खबर कर दें तो बेश मामला सेट। तो बहादुर शाह जफर को नेता मान लिया, और जब कंपनी ने विद्रोह को कुचल दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर तू देश छोड़ दे, तेरे कारण मारे दिक्कत आवे, तो क्या काम बैठो भाई देश छोड़। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और जफर के सामने ही बहादुर शाह जफर के बेटों को उड़ा दिया। यहां पर यही चित्र है कि कैप्टन हडसन के सामने ये बहादुर शाह जफर खड़े हैं और उनके बेटों को विद्रोहियों ने पकड़ के रखा है। आगे ये देखिए, अब 18वीं सदी तक भारत आने वाले ये रस्तों के बारे में है। यहां पर ये बड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहां पर ये अपना, अगर मैं बता दूं तो ये अपना भारत है। और ब्रिटिश लोग आए थे, ये यहां से आए थे, इस क्षेत्र से, यहां से बीच में जहाज के द्वारा आए थे, और कोई दूसरा रास्ता था नहीं। ऐसे नहीं कि यहां से ये जहाज के द्वारा यहां से ऐसे घूमते हुए, ये जो अफ्रीका का जो नीचे वाला भाग है इसे कैफ ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसके नीचे वाले क्षेत्र से यहां से होते हुए ये भारत में, और इसके आस वाले क्षेत्र में, यहां पर इस क्षेत्र में, और यहां पर इन्होंने कब्जा किया था। तो अब देखो, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, बात सन 1600 की है। सन 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के पास में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग गए। जो मालिक था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एलिजाबेथ प्रथम के पास में गया, और एलिजाबेथ को कहा गया मालकिन आमने तो घणो ही व्यापार कियो इंग्लैंड में, लेकिन अब मैं एक नई चीज करनी चाहवा, या बता भाई तू क्या करना चाहे। तो बन गए हो गया महारानी जी मैं जगह, और जैसे कि ये है पूर्वी भाग, ये है पश्चिमी भाग। इधर देखे तो इधर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका यहां पर पड़ जाता है, ये है पश्चिम में, ये है पूर्व में। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, पूर्व में जाना चाहते हैं, और पूर्व में जाकर वहां पर व्यापार करना चाहते हैं। पूर्व में मतलब इससे पूर्व में इधर इधर। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है जाओ भाई व्यापार करो। एलिजाबेथ ने कहा जाओ व्यापार करो। तो एलिजाबेथ ने इजाजत दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 ईस्वी में कि आप जाओ और जो पूर्व के देश है वहां पर व्यापार कर सकते हो। और इसके साथ साथ में एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार मिल गया इसका मतलब यह था कि कोई भी दूसरी इंग्लैंड की कंपनी पूर्व की तरफ जाकर व्यापार नहीं कर सकती। इस इजाजतनामे में यह लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में व्यापार करूंगी, मेरे अलावा कोई भी इंग्लैंड की कंपनी पूर्व में आकर व्यापार नहीं कर सकती। मजा आ गया वास्तव में। तो इसमें यह कहा गया कि इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, कोई होड़ नहीं कर सकती, ना तो कोई आ सकती है। अब इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद सकती थी और उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। अब ये इजाजतनामा लेकर जो कंपनी है ये पूर्व के जितने भी क्षेत्र है वहां पर जा सकती थी और वहां पर जाकर उन क्षेत्रों को खंगाल सकती थी। कह देखो भाई यहां पर इस क्षेत्र में क्या है, ये चीजें मिलती है, इस क्षेत्र में कौन सी चीजें मिलती है, ये चीजें मिलती है। फिर वो जहां चाहे वहां से व्यापार कर सकती है। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां छोटे मोटे प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अब उससे इजाजतनामा मिल गया कि वो अकेली ही व्यापार करेगी। अब अकेली व्यापार करेगी मतलब उसके टक्कर में आसपास में चलने वाली कोई कंपनी थी ही नहीं। अब अगर मेरा अकेले का धंधा है, मेरे पास में होड़ में कोई हो ही नहीं,
तो मैं 10 की चीज 100 में बेचूं या 10 की 150 में बेचूं या 10 की 20 में बेचूं, वो मेरे पर निर्भर है, क्योंकि मेरे से ही लेनी पड़ेगी। कोई दूसरी दुकान है नहीं कि उससे वो 10 वाली चीज 20 में ले ले। तो अगर कोई भी चीज प्रतिस्पर्धा नहीं हो ना, तो एक आदमी का हक चलता है, वो जितने दाम में दे उतने दाम में अगले को खरीदनी पड़ती है। अब जब मेरे से किसी की होड़ है ही नहीं, होड़ करने वाला है ही नहीं, तो मेरे को मुनाफा कम होगा कि ज्यादा होगा? मेरे को मुनाफा ज्यादा होगा, क्योंकि होड़ करने वाला कोई है ही नहीं। तो अब कंपनी क्या करती, इधर वाले क्षेत्रों से सस्ते में कोई चीजें खरीदती और वापस इंग्लैंड ले जाकर उनको महंगे दामों में बेचती और भारी मुनाफा कमाती। कंपनी को तो मजा आ गया, वास्तव उसने सोचा यार बड़ो हाकरोदन तो स्टार्ट की हुआ है, कोई होड़ में भी नहीं है। माना कि भारत में कोई चीज हाँ सस्ती खरीदी भी जार कती महंगी बेचो नहीं, बन के टा चीज गता की है, उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। देखो यहां पर एक शब्द वाणिज्यिक, वाणिज्यिक कंपनियां, वाणिज्यिक मतलब वो क्या करती है, एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम है जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज सस्ते रुपये में, कम रुपये में खरीदकर उसको अगर महंगे दाम में बेचता हूं और मुनाफा कमाता हूं, तो ये क्या है, वाणिज्यिक व्यापार या कंपनी है। अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि ये जो एलिजाबेथ प्रथम ने उनको अधिकार दिया, ये सिर्फ इंग्लैंड के लिए था। अब इंग्लैंड तो था नहीं, यूरोप में बाकी के देश भी थे। अब बाकी देश की कंपनियों को वो इंग्लैंड की महारानी नहीं रोक सकती। अब जैसे ही कंपनी वहां पर जाने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पहले भारत में कई और दूसरी जो यूरोपीय शक्तियां थी वो भी भारत में आने लग गई, क्योंकि ये इजाजतनामा याद रखना सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड का था कि इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी भारत में नहीं आ सकती, बाकी देशों की तो आ सकती है ना। तो देखो, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था, जब तक इंग्लैंड के जहाज दक्षिण अफ्रीका, मैंने आपको दक्षिण अफ्रीका बताया था महाद्वीप, उसके पश्चिम तट को सूते हुए कैप ऑफ गुड होप को चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट, जैसे कि अगर मैं भारत का नक्शा आपके सामने बढ़ाऊं, देखो ये भारत का है पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट, यहां पर ये श्रीलंका। अब जब तक जो कैप ऑफ गुड होप थे उसके चक्कर लगाकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इधर पूर्व में आती, तब तक यहां पर जो पश्चिमी क्षेत्र था ना भारत का, यहां पर कौन आगे, यहां पर आगे पुर्तगाली। यहां पर पुर्तगाली आ गए। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कहां पर? वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोज यात्री वास्को डी गामा, याद रखना, वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री या मार्ग का पता लगाया था। जो कैप ऑफ गुड होप था, अपन ने जब ये पढ़ा था, यहां से जो पुर्तगाली यहां से चक्कर लगाकर इसके द्वारा यहां से भारत आए, इस मार्ग अफ्रीका का जो ये कैप ऑफ गुड होप है, इसके बाहर से चक्कर लगाकर भारत आने की जो मार्ग है उसका पता सबसे पहले किसने लगाया? वास्को डी गामा ने। 1498 में, याद रख लेना, 1498 में वास्को दा गामा ने पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। अब 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक, 17वीं शताब्दी की शुरुआत, 17वीं शताब्दी मतलब शुरुआत मतलब 1601, ये 1600, ये 16वीं शताब्दी पूरी हो गई। उसके आगे अगर एक वर्ष और जुड़ता है तो ये हो गया 1601। 1601 का मतलब 16वीं शताब्दी तो पूरी हो गई, 17वीं शताब्दी शुरू हो गई। मतलब 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी
हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब आप बेचारे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करे क्या? उन्होंने सोचा कि अकेले जाएंगे, मजे से व्यापार करेंगे, भारी मुनाफा कमाएंगे। लेकिन हुआ क्या? पश्चिम में पुर्तगाली आ गए, पुर्तगाली के थोड़े समय बाद में डच भी आ गए, और डच के बाद में जो फ्रांसीसी व्यापारी थे वो भी भारत आ गए। ये सब व्यापारी आ गए, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। अब इतने आ गए तो निश्चित ही है कि इन बीच में लड़ाई तो हुई, ठोकी जी, पक्का ठोकी जी, क्योंकि एक ही जिया घना आर व्यापार करंट होगी तो ठोकाई तो पक्की है। अब देखो, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। अब अगर हूं एक दुकान बनाऊं और मेरी दुकान करने दो तीन दुकान बड़ बन गए, जैसे कि मैंने कपड़े की दुकान खोली, मेरे पास में अगर इधर भी कपड़े की दुकान हो जाती है, इधर की कपड़े की दुकान हो जाती है, तो साहब मेरे को तो घाटा हो गई। लेकिन अगर मेरे पास में इधर कोई दूसरी दुकान हो जाती है, जैसे कि छोटी मोटी कॉस्मेटिक, और मेरे पास में इधर दुकान हो जाए कोई किराना स्टोर की, तो साहब मेरे धंधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ता है? जब दोनों तरफ सेम दुकानें हो जाए। यही चीज भारत में हुई कि जो सारी कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाली व्यापारी थे, डच थे, फ्रांसीस थे, ये सभी एक ही चीज खरीदना चाहते थे। क्या? कि भारत में बना जो सूती कपड़ा है और जो रेशम है, रेशम से भी कपड़े का निर्माण होता है, तो भारत में जो सूती कपड़ा और रेशम, इसके साथ साथ में काली मिर्च, मस्त चाय घोटाना में ना खा, लौंग एंड इलायची, इलायची भी चाय में एकदम मस्त चाय को स्वाद आवे इलायची, और दाल चीनी की जबरदस्त मांग रहती थी। अब यूरोप के बाजार में उनको चाहिए सूती कपड़ा, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, और इसके साथ साथ में दाल चीनी। अब सारी कंपनियां इन्हीं चीजों का व्यापार करने लगी। अब व्यापार करने लगी एक ली वे तो आपके मन चाहे भाव में बेचे, लेकिन कंपनियां घनी होगी। बाग ऐसा हूं 1 किलो है नहीं, 1 किलो लौंग एक कंपनी के 1000 में बेचूं, 1 किलो इलायची बागे दी 1000 में आप 900 दे दें, 900 सेठ जी। जब दूसरे कंपनी आया डच गया कि नहीं आप 800 में दे दा, फ्रांस जी गए अरे आप 700 में दे दा। तो कंपनियों के बीच में अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो उनके मुनाफे में कमी आएगी। अब यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब ये चीजें ले जाते कहां से? भारत से। फायदा किसको हुआ? फायदा भारत के बाजारों को, भारत के किसानों को हुआ, क्योंकि लेने वाले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी, इतने सारे। तो अगर पुर्तगाली अच्छे दाम में नहीं दे रहे हैं तो पुर्तगालियों को बोला हम तो आपको नहीं बेचेंगे। डच आ रहे हैं, डच तो अच्छे खासे रुपए दे रहे हैं यार, तो बिल्कुल एकदम सस्ते में निपटाना चाहता है। पुर्तगाली कहते हैं कि हम डच से महंगे देंगे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है नहीं सबसे ज्यादा रुपए तो मैं दूंगा। अब भारत के जो बाजार है वहां पर इन चीजों के दाम बढ़ने लगे और कंपनियों का मुनाफा गिरने लगा। अब होगा असली संग्राम। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी जो कंपनियां हैं उनको खत्म कर दे। अगर साहब मुनाफो भारी कुमाणो है नहीं तो लारला कंपनियां ने तो खत्म करनी पड़ी। अब इसी होड़ में क्या हुआ? बाजारों पर कब्जे के इसी होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच में लड़ाई की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाजों को डुबो देता और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देता और माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने नहीं देता। अब ये क्या करने लगे? कोई किसी कंपनी का जहाज जा रहा है या तो उसको रोक देते, उसके जो व्यापारी थे उनको मार देते, जहाज को डुबो देते, किसी पर कोई काम है वो सब उतरी को। तो ये सब चीजें अब होने लगी। अब चलते हैं अगली पीढ़ी। अब देखो, अब ये सब लड़ाइयां होने लगी तो साहब हथियार तो चाहिए। अब यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किले बंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता
हाँ, अब कई कंपनी हथियार रखने लगी तो सभी कंपनियां भी हथियार रखने लगी, तो हथियार भी एक महत्वपूर्ण मांग हो गई। और उसके साथ साथ में व्यापारी कंपनी जहां पर अपना माल इकट्ठा करती, उन क्षेत्रों की किल्लेबंदी करने लगी। क्योंकि कोनीर फ्रांसीसी व्यापारी है, भाई आपके हाथ रो ये एकदम लौंग इलायची को और बड़ो ढीग लगायो, रात गाएंगे कन बढ़िया मांझी डाल और व्यापारी हो तो मौज जार इंग्लैंड मस्त दाम में बेचा। लेकिन तब तक क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार ऐसे तो चलेगा ही नहीं। तो सबने क्या किया, अपना जो क्षेत्र था जहां पर माल इकट्ठा करते थे उसके चारों तरफ किल्लेबंदी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी दीवारें क्या शुरू कर दी, किल्लेबंदी। किल्लेबंदी शुरू कर दी। अब व्यापारिक चौकियों को किल्लेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किल्लेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए यह कैसे हुआ। अब कंपनी यहां पर एक क्षेत्र जहां पर माल इकट्ठा करती है, उसके चारों तरफ दीवारें बना रही है, बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। तो वहां के शासकों ने सोचा, अरे इसकी तो आपस में लड़ रही थी तब तक ठीक है, लेकिन मेरे क्षेत्र में आकर अपना खुद का किला बना रही है, उसके चारों तरफ दीवार बना रही है और मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो अब टकराव किसके बीच में हो गया, वहां के जो स्थानीय शासक थे उनके बीच में और कंपनी के बीच में टकराव शुरू हो गया। अब यहां से भारत में महत्वपूर्ण मोड़ आता है भारत की राजनीति में। तो कंपनी ने सोचा कि हम तो व्यापार करेंगे, लेकिन अब अगर उसको व्यापार करना है तो इसके साथ साथ में जो भारतीय शासक है, स्थानीय शासक है, जिस स्थान पर वो व्यापार करना चाहते हैं वहां के शासकों के साथ में उठक बैठक भी अच्छी होनी चाहिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां आई थी, बंगाल में। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। बंगाल में हुगली नदी है, उस हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में, 1600 में इजाजत मिली और 1651 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री मतलब इस जमाने में जो व्यापारी होते थे ना, उन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था, और जहां पर फैक्टर रहते थे उनको अपने लोग फैक्ट्री बोलने लगे। इस फैक्ट्री में वे वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। और निर्यात एक होता आयात, एक है निर्यात। एक होता आयात, एक होता है निर्यात। आयात मतलब लाना चीज को, निर्यात मतलब निकालना, बेचना। तो यहां पर निर्यात मतलब जो चीजें यहां से बाहर निकालते हैं उसको, आयात मतलब किसी चीज या वस्तु का आना, निर्यात मतलब निकालना, उसको बाहर भेजना। अब हुआ क्या, तो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री शुरू की, फैक्ट्री के पास में वेयर हाउस था जहां पर निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता, और यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। आसपास में और कमरे बना दिए जहां पर कंपनी के बड़े बड़े अफसर आते थे, माल देखते थे, चेक करते थे, वो उन दफ्तरों में रहते थे। अब जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब जैसे जैसे व्यापार फैला तो कंपनी ने जो अपने सौदागर जो माल खरीदते थे ना इंग्लैंड में, उनको बोला कि आप भारत ही चलो, वहां पर आपको अच्छा सा मकान दे देंगे, आप वहीं पर बैठे रहो और वहीं से व्यापार करो। तो धीरे धीरे वो आने लगे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 1696 तक अब ये आबादी थी, जैसे कि माना ये कंपनी, ये माना कि इनका फैक्टर था, फैक्टर के आसपास में इन्होंने छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए जहां पर ये बड़े बड़े अफसर रहते थे। अब इनकी सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ किलेबंदी भी शुरू कर दी, मतलब धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ा रहे थे। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जिम्मेदारी भी खरीद ली थी। मतलब 1916 तक कंपनी ने चारों तरफ किला बनाना शुरू किया। 1996 के 2 साल बाद, मतलब याद रखना 1998 में, सॉरी 1698 में, 1698 में कंपनी ने जो वहां का स्थानीय शासक था उसको रिश्वत दी और उससे 3 गांवों की जिम्मेदारी ले ली कि ये फलाने 3 गांव है, ये आप हमें दे दो। उन्हीं 3 गांवों में एक गांव था
कालीकता, जिसे वर्तमान में अपन कोलकाता कहते हैं, उनमें एक गांव था कालीकता। तो 1698 में अंग्रेजों ने प्रथम बार कालीकता की जमींदारी ले ली थी। स्थानीय शासकों को बोला कि ये गांव अब हमारे अधीन रहेंगे, यहां पर हमारे जो व्यवसायी है, आदमी है, फैक्ट्री है, वो सभी रहेंगे। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यवहार करने का फरमान जारी कर दे। अब उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के पास में गई ये सारे व्यापारी, औरंगजेब का पग पकड़िया। औरंगजेब ने कहा साहब थोड़ी मदद चाहिए। औरंगजेब के बाहर का आदमी हो, बताओ थाने की मदद चाहिए। साहब ये तुम्हें कोई चीज ले जानी तो मानी तो शुल्क चुकानी पड़े, टैक्स देना पड़े, तो के थार के करणो मैं नहीं टैक्स नहीं देना साहब। एक तो औरंगजेब को डावड़ू खाड़ के लाइयो दारे, बस बह साहब ठोकना मैं तो ठोको है पड़िया मोर, लेकिन टैक्स में चुकावानी तो मारे थोड़ो फायदो कम हुए। तो अगर थे मारो देखो टैक्स है, शुल्क है, शुल्क माफ कर दो नहीं तो थर का थे यो थे मारा भगवान। तो अब औरंगजेब का घना पगे पड़ा। औरंगजेब के ठीक है, औरंगजेब ने कहा कि आपको बिना शुल्क चुकाए व्यापार की हम इजाजत देते हैं। इतने चालू थे कि औरंगजेब को मनवा लिया। अब कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। अब कंपनी के पास में 3 रियासत थी, मतलब 3 गांव थे। अब कंपनी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें अपने कब्जे में लो, ज्यादा से ज्यादा रियासतों को कब्जे में लो, और जो आपन को अधिकार मिला है कि फ्री में व्यापार करो, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। सिर्फ कंपनी को अधिकार था कि वो बिना टैक्स या बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी कंपनी के नाम से। कंपनी के अलावा जो आसपास में व्यापारी बैठे हैं वो छोटी मोटी चीजें कोई जान आवे भारत में जान कोई थैले में थोड़ी घनी इलायची भर ले, तो कंपनी को ना, औरंगजेब ने कहा ना भाई ना, वो आर्म सेट नहीं है। मैं सिर्फ कंपनी ने इजाजत दी कि वो बिना टैक्स के व्यापार कर सकती थी। थे यार थैले में लौंग भर इलायची पर रुपया, लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। बन गए व्यापारी के, कंपनी भी टैक्स नहीं देती, टैक्स तो हम भी नहीं देंगे। अब उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। अब कंपनी टैक्स दे नहीं रही, व्यापारी टैक्स दे नहीं रहे, इससे बंगाल में जो राजस्व वसूली थी, बंगाल को जो आय प्राप्त हो रही थी, वो आय तो बंगाल की कम हो गई। जो बंगाल के शासक थे, बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कहा यार पहला ठीक ठाक खर्ची आती, खर्ची औरंगजेब अगली बंद करवानी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करे। मुर्शिद कुली खान के अंडर तो आमने डेरो हकड़ो बंद हो जी। तो मुर्शिद कुली खान ने विरोध किया कि नहीं साहब, हम ऐसे बिना टैक्स चुकाए व्यापार नहीं करने देंगे। यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यहां पर पास में समुद्र है, यहां पर जहाज और माल पड़ा है। यहां पर देखें तो मद्रास मतलब चेन्नई, आज का चेन्नई के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867 ईस्वी का है। ये इस प्रकार व्यापार माल ले जाते थे, छोटी छोटी जहाजों से लाते थे, उतारते थे, फिर आगे ले जाते थे। अब व्यापार से युद्धों तक, अब तक तो व्यापार चल रहा था, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने कहा नहीं साहब ऐसे नहीं चलेगा। ये देखिए व्यापार से युद्धों तक। अब 18वीं सदी की शुरुआत में, 18वीं सदी की शुरुआत में 17वीं शताब्दी, अगर मैं बोलूं पहली शताब्दी कब थी, तो 1 से 100 तक, ये पहली शताब्दी। 101 से 200 तक कौन सी शताब्दी, ये पहली थी, तो ये दूसरी थी। फिर अगर 201 साल है या 202 है तो ये कौन सी शताब्दी में आ गए, तीसरी शताब्दी में आ गए। 201, 202, 203, 204, 205, 206,
260, 70, 80, 90, 99, 300 तक। ये कौन सी तीसरी शताब्दी है? तो उसी प्रकार ये बोल रहा है 18वीं सदी की शुरुआत में, 18वीं सदी की शुरुआत में मतलब 1701 से लगभग 1701 के बाद में, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। जो कंपनी थी और बंगाल के नवाब थे उनके बीच में टिसपिस बढ़ गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बाद में बंगाल के नवाब कहने लगे वो औरंगजेब था जिन्होंने आपसे वादा कर दिया कि हम कोई टैक्स वैक्स नहीं लेंगे। अब जो नवाब था उसने कहा साहब मैं तो टैक्स लूंगा। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शिद कुली खान बने, मुर्शिद कुली खान के बाद में अली वर्दी खान बने, अली वर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बने। ये सभी एकदम शक्तिशाली थे, ये कंपनियों को जवाब देने वाले आदमी नहीं थे। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, उसके बाद में सिराजुद्दौला। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उससे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी को कहा कि अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो टैक्स दो, अगर सिक्के डालते हो तो वो डालने बंद करो, और आप जो किलेबंदी बढ़ा रहे हो ना, आज थारे बाढ़ इतर पकड़े भी बाढ़ पकड़े बाढ़ बाढ़ तोड़ तोड़ तक तक थे बाढ़ कर दई जो किलेबंदी कर दई जो, ये आज से बंद कर दो। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। तो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने कहा कि कंपनी इस प्रकार अपनी ताकत बढ़ा रही है तो स्थानीय जनता मान तो की माने ही को नहीं, और मारकंज की खर्ची आवे, टैक्स आवे, वो टैक्स तो बंद करेंगे तो हमारी वसूली भी बंद होगी। तो उन्होंने क्या किया कि नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास भी किया। कंपनी ने एक बार, देखो शेर के मुंह मत अगर एक बार खून लाग गया नहीं तो बाद में वो नहीं रहे। कंपनी को औरंगजेब ने एक बार टैक्स उनका माफ कर दिया था, बाद में अब कंपनी टैक्स चुकाने को कतई राजी नहीं थी, क्योंकि टैक्स नहीं चुकाती थी तो सस्ती चीजें मिलती थी, बाद में इंग्लैंड में महंगी बेचती थी, बहुत मुनाफा होता था। अब अगर टैक्स चुकाए तो कमाई आधी हो जाए, तो वो कतई राजी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, जो नवाब थे उनके अधिकारियों को अपमानित किया, उनको चिट्ठियां लिखी, ये सब चीजें अब बंगाल में होने लगी। अब कंपनी क्या कह रही थी, कंपनी कह रही कि साहब औरंगजेब ने हमें छुट्टी दे दी तो बाकी वाले ये नवाब बेतुकी बातें क्यों कर रहे हैं, इनको भी हमको छुट्टी दे देनी चाहिए। तो कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, हमारा व्यापार है वो तबाह हो रहा है। अगर जो नवाब है, यहाँ की सरकार है, वो शुल्क हटा ले तो व्यापार फल फूल सकता है, व्यापार और भी ज्यादा हो सकता है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसने अपने आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। कंपनी को पता चल गया कि अगर मुझे लंबे समय तक यहाँ पर व्यापार करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाकर यहाँ पर बसाना होगा। इंग्लैंड से जहाज भर भर के लोग लाओ, यहाँ पर बसाओ, किलेबंदी बढ़ाओ, यहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, अगर कभी युद्ध हो गया तो हमें लड़ाई तो करा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब प्लासी का होगा युद्ध, क्योंकि ये देखो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई और बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला। याद रखना 1756 में बंगाल के नवाब कौन बने, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला काफी ताकतवर थे, सिराजुद्दौला क्या थे, ताकतवर थे। अब कंपनी चाहती थी कि अगर बंगाल का नवाब ऐसा व्यक्ति बन जाए ना जो एकदम कठपुतली की तरह मैं गांजू करा, तो वो मारा शुल्क भी हटा दे और माने व्यापार में घणो फायदो हुई। तो कंपनी क्या चाहती थी, कठपुतली नवाब। सिराजुद्दौला था ताकतवर नवाब, तो उन्होंने कहा कि चलो यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो अब क्या होता है, देखो सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली का मतलब क्या होता है, जो उसके इशारों पर चले।
उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। अब हुआ क्या, जब कंपनी इस प्रकार की सोच रखने लगी कि सिराजुद्दौला को हटा दे और क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को यहां का शासक बना दे, यहां का नवाब बना दे जो सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी है, सिराजुद्दौला से उसकी कम बनती है, अगर अपन उसका थोड़ा सा सपोर्ट करें ना तो नवाब वो बन जाएगा, और फिर वो नवाब बन गया तो अपन जो कहेंगे वो करेगा। अब कंपनी को लगा, तो सिराजुद्दौला था, उसको लगा कि यार कंपनी ये व्यापार करने आई यार, अब ये तो मेरे आंतरिक मामले में टांग अड़ा रही है, हमारी राजनीति में टांग अड़ा रही है कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा नवाब। तो सिराजुद्दौला ने सैनिकों को कहा, सैनिकों चलो कंपनी के किलेबंदी के पास में। सिराजुद्दौला अपनी जो सारे सैनिक थे, सारी फौज थी, उन सारी फौजों को लेकर निकला और उसने क्या किया, कासिम बाजार में एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, उसके 30,000 सिपाहियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने क्या किया, 30,000 सिपाहियों के साथ में हमला बोला तो उन्होंने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम थे उन गोदामों पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजों के जहाजों को घेर लिया। और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कासिम बाजार की कंपनी को कब्जे में कर लिया। अब उन्होंने कहा कलकत्ता चलो, कलकत्ता में जो कंपनी का किला है उसको भी कब्जे में लेते हैं। सिराजुद्दौला ने कहा यार हमारे देश में आकर मेरे पे हुक्म चला रहा है और ये कह रहे हैं कि कौन नवाब बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ऐसे थोड़ा ही चलता है। अब जब सिराजुद्दौला ये सब करने लगा तब मद्रास, जो कि चेन्नई है, चेन्नई में है, जिसे अपन वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, वहां पर एक तैनात अफसर था रॉबर्ट क्लाइव। यहां से कलकत्ता से एक सिपाही के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के पास में एक सूचना भेजी गई। अब रॉबर्ट क्लाइव कहां है, चेन्नई में। चेन्नई आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो देखो, अगर यहां पर है कलकत्ता, क्या कहूं तो बंगाल, और यहां पर है चेन्नई। अब बंगाल, कलकत्ता मतलब बंगाल आप कह सकते हो, या बंगाल में ही है कलकत्ता। अब यहां पर सिराजुद्दौला है, ये कंपनी वालों को मस्त तरीके से ठोक रहा है। तब यहां से एक आदमी आया चेन्नई। चेन्नई में अंग्रेज अधिकारी है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को कहा कि यार कलकत्ता में खासी पेट जमूड़ी है, लेकिन जो सिराजुद्दौला नाम का आदमी है वो हमको तंग कर रहा है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव यहां पर चेन्नई से अपनी सेना लेकर निकलता है कलकत्ता में अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए। और फिर आगे क्या होता है देखो, अब नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व क्या सिराजुद्दौला वहां पर जाता है और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का मेन अधिकारी बनकर सिराजुद्दौला के साथ में युद्ध करता है, और वहां पर नवाब सिराजुद्दौला है उसको हार का सामना करना पड़ता है। अब उसको हार का सामना क्यों करना पड़ता है, उसको हार का सामना इसलिए करना पड़ता है कि नवाब सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर नाम का एक सेनापति था सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला ने सोचा कि मीर जाफर अपनी टुकड़ी लेके आएगा, सैनिक टुकड़ी लेके आएगा और मेरी मदद करेगा, लेकिन मीर जाफर नहीं आया। और मीर जाफर जब नहीं आया
तो वहां पर रॉबर्ट क्लाइव की सेना है, उसने विजय प्राप्त कर ली। और यह युद्ध कहां पर हुआ? यह प्लासी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ गया प्लासी का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ? यह 1757 में हुआ। अगर पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब उसके बाद में सिराजुद्दौला का को हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने सिराजुद्दौला को हटा दिया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। किसको बना दिया? मीर जाफर को। ये सब चीजें हुई। यहां पर एक छोटा सा चित्र है, अगर यहां पर ये देख ले तो ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका है? तो ये महान्यायालय कक्ष है, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट में है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस की बैठकें होती थी। यहाँ पर भारत से संबंधित जो भी चीजें होती थी उनकी बैठकें यहाँ पर होती थी। यह एक ऐसी सभा का चित्र, इसमें सभा चल रही है। ये अपने बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, ये सिराजुद्दौला है, अपन पढ़ रहे हैं इनके बारे में, सिराजुद्दौला। अब देखो हुआ क्या, और मीर जाफर को नवाब बना दिया। फिर क्या हुआ? संपन्नता का आश्वासन। अब ये छोटा सा एक ऐसा इकट है, इसमें क्या लिखा गया है? संपन्नता का आश्वासन किसको? कि इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। इंग्लैंड के लोग सोचते थे कि यार कंपनी व्यापार करने गई थी और वहां पर जाकर ये लड़ाई कर रही है, वहां पर जाकर ये युद्ध कर रही है, तो उन्होंने अविश्वास जताया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जब प्लासी की लड़ाई हुई तो उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट, जो सम्राट था, उसका मुख्य जो विदेश मंत्री था विलियम पिट, उसको 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजी। 7 जनवरी 1759 उन्होंने क्या लिखा? ध्यान से देखिए। लेकिन इतनी विशाल सतह एक वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यह कहता है कि हम एक व्यापार करने वाली कंपनी है, और मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि इस प्रकार मीर जाफर जैसे भारत में कई लोग होंगे जो अपनी मदद करेंगे और उसके माध्यम से अपन पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन एक वाणिज्य कंपनी होने के नाते साहब अति बड़े भारत में तो कब्जा करना बहुत बड़ी बात है। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूं कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी अगर इस प्रकार के जो धोखेबाज लोग हैं ये पूरे भारत में हैं, जो किसी के विश्वास पात्र नहीं है। तो अगर इनकी मदद से अपन धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग, वहां की कोई मुद्रा है अपने रुपए जैसे, की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? मैं आपको इतने रुपए दूंगा, धीरे धीरे भारत पर कब्जा हो जाएगा, और अपनी आमदनी है वो 20 लाख स्टर्लिंग से भी ज्यादा हो सकती है। ये पत्र लिखा था रॉबर्ट क्लाइव ने 7 जनवरी 1759 को अंग्रेज जो सम्राट था उसके विदेश मंत्री को। अब ये देखो, अब एक चीज यहां पर थोड़ी सी पीछे रह गई थी, ये कि जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध वो 1756 में हुआ था। अब 1757 में, सॉरी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय यह नाम प्लासी क्यों पड़ा? तो दरअसल क्या हुआ था, दरअसल असली नाम प्लासी था जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। असली नाम था इसका प्लासी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका नाम कर दिया प्लासी।
इस जगह को पलासी, यहां पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। जिस स्थान पर युद्ध हुआ वहां पर पलास के फूल ज्यादा थे, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा पलासी। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पलास था। अगर पूछे कि पलासी नाम क्यों पड़ा, तो पलास के फूल ज्यादा थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ा ये पलासी। अंग्रेजों ने उसको बिगाड़ कर दिया पलासी। ये चीज आपको बतानी थी। अब देखो, पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। भारत में पहली बार अगर कंपनी ने विजय प्राप्त की तो वो प्राप्त की पलासी के युद्ध में। पलासी के युद्ध से पहले कंपनी ने भारत में कोई युद्ध नहीं लड़ा। पलासी के युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की, वो उनकी पहली विजय थी। बहुत बड़ी खुशी हुई होगी कि एक दूसरे देश की भूमि पर आकर वहां के शासक को उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से पराजित कर दिया। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। अब मीर जाफर नवाब बन गया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखो। अब मीर जाफर नवाब बन गया, उसके बाद में भी कंपनी ने सीधी सत्ता अपने हाथ में नहीं ली। कंपनी ने अभी भी यह नहीं सोचा था कि व्यापार या शासन हम चलाएंगे, शासन पर हम बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति को और व्यापार को अलग रखना है, हम सिर्फ व्यापार करने के लिए आए। अब मीर जाफर ने काफी प्रकार की छुट्टियां, रियायतें प्रदान की कंपनी को। लेकिन देखो, अगर कितनी भी रियायतें प्रदान कर दे, एक आदमी का खुद की भी कुछ इज्जत होती है। अब जब मीर जाफर कंपनी के आगे नाचने लगा, कंपनी अपनी मनमानी चलाने लगी और मीर जाफर को कठपुतली की तरह नचाने लगी, तो मीर जाफर की इज्जत थोड़ी जनता के दृश्य में कम होने लगी। जो स्थानीय जनता थी वो मीर जाफर की इज्जत कम करने लगी। अब मीर जाफर की इज्जत कम करने लगी तो मीर जाफर ने सोचा, यार कंपनी को ये रियायतें प्रदान कर रहे हैं और स्थानीय लोग तो अपनी इज्जत ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी कंपनी के टांग अड़ानी शुरू की। उन्होंने कंपनी के थोड़ी थोड़ी टांग अड़ानी शुरू की। अब देखो, कठपुतली नवाबी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलती। अब तो फिर क्या हुआ, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने मीर जाफर को हटाया और उसकी जगह नवाब बना दिया मीर कासिम को। एक नया आदमी पकड़ा, मीर कासिम को बोला कि तू नवाब बन जा, बात तो हम जो कहेंगे वो तुझे करनी पड़ेगी। लेकिन मीर कासिम भी, लोगों में स्वतंत्रता की भावना थी उस समय, मीर कासिम ने भी अंग्रेजों के कहे अनुसार काम नहीं किया, तो उसके साथ में भी अंग्रेजों की लड़ाई हो गई। 1764 ईस्वी में होती है बक्सर की लड़ाई। याद रखना, 1757 में होती है प्लासी की लड़ाई। इस समय तो नवाब था सिराजुद्दौला। उसके बाद में बना था मीर जाफर। मीर जाफर को हटाकर कंपनी ने बनाया मीर कासिम को। मीर कासिम के साथ कंपनी की लड़ाई होगी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हो गया। अब मीर कासिम को फिर हराया। 1764 में मीर कासिम को हराया और उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने, अब मीर जाफर को कहा गया मुझे हेर ऊंचो कियो तो हेर बाढ़ डाल, और ते पिछली बार मारा ते धोखो कियो इन कारण तेरे मत तू मार मत शुल्क लगाओ को नहीं, मैं तेरे मत लगावा। अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि उसको